भाई वॉम वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर जो तबाहकारियों का सिलसिला है वो जारी है। सूबे भर की अगर बात करें तो इस वक्त तक जो लास्ट रिपोर्टेड डेथ टोल है वो इस वक्त 328 लोगों का जो है वो ये बताया जा रहा है कि अपनी जान की बाजी वो हार गए हैं। डजन्स आर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग और इन 328 में से जो 184 का फिगर है वो सिर्फ बुनेर का फिगर है। बुनेर में सबसे ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ है, सबसे ज़्यादा जो तबाहकारी है वो बुनेर में देखी गई है। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं बुनेर से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सजाद यूसुफजई साहब। सजाद, ज़रा ये बताइए कि इस वक्त जो बुनेर की सूरत हाल है वहाँ पर लेटेस्ट क्या है, क्योंकि बुनेर सबसे हार्ड हिट है। लेटेस्ट सूरत हाल इस वक्त क्या है? जी, बुनेर का जो इलाका है पीर बाबा वो सबसे ज्यादा मुतासर है। वहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी है। अभी भी दर्जनों अपराध वहाँ लापता है और 180 से 190 तक जो अपराध है जाम बाका अपराध उसकी लाशें निकाली जा चुकी है, जबकि दीगर जो दर्जनों अपराध लापता है उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज, एफसी, सिविल इंतजामिया, जिली इंतजामिया, मकामी रजाकार और मुख्तलिफ निजी तंजीमों के लोग भी शामिल है जो मुख्तलिफ इलाकों में जो लापता अपराध है उसकी तलाश कर रहे हैं। और साथ ही जो जख्मी अपराध है और बाकी बेघर अपराध है उनके लिए वहाँ मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। उनके लिए आर्जी कैंप्स मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों और सरकारी इमारत में कायम किए गए हैं, तो उनके लिए भी इमदादी सरगर्मियाँ, साजो सामान, खुराकी अशिया और दीगर जो ज़रूरी पानी अशिया है वो मुहैया की जा रही है। जो मैं आपको ये भी बताता चलूं सजाद, आप क्योंकि आई विटनेस हैं, आपने सारा जो है वो एरिया का जो है वो आपने विजिट किया है, अपनी आई विटनेस अकाउंट बताइए कि वहाँ पर किस मैग्नीट्यूड का आपको डैमेज जो है वो नज़र आया। ज़रा हम अपनी टीवी स्क्रीन पर तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन आप अगर कोई हमें बताना चाहें कि आपने खुद क्या जो है वो विटनेस किया है। जी, हम जैसे इलाके में गए हैं पीर बाबा और इस तरह चगर्रे के इलाके हैं, कोट कले हैं, पीर बाबा के एक गाँव है पिशोने, वो मुकम्मल तौर पर सैलाब में बह गया है और इतनी बड़ी मिट्टी और रेत आए हैं कि जो 400-500 दुकानों पर मुश्तमिल बाजार था पीर बाबा, वो मुकम्मल उसके दुकानें उसका सामान पानी में भी बह गया है और उनके दुकानों में 4 से 5 फुट तक मिट्टी और रेत से वो बड़े हैं। लोग उसको खाली करें मगर उसमें कई दिन लगेंगे, तो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जो रास्ते थे जो ऊपर जो पहाड़ी इलाके हैं वो रास्ते में गए हैं, उसकी बहाली भी चली और इस तरह जो वहाँ क्या बिजली का निजाम था वो भी दरहम बहम हो गया है। जो पानी का सिस्टम था वो भी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन जो पीर बाबा से और इससे ऊपर का जो इलाका है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, पानी में बह गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया और ये बड़े फार फ्लंग एरियाज हैं, बहुत जगह ऐसी होगी जहां कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो तबाह हो चुके होंगे और लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी, तो इसका मतलब ये जो 184 190 का फिगर है ये इसके इम्कानात हैं कि ये इससे बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? जी, मुकामी लोगों का यही कहना था। जब हम गए हैं तो कराने जो मुकम्मल तौर पानी में बह चुके हैं, तो उससे अंदाजा नहीं हो रहा है कि किस घर में कितने अफराद शामिल थे कि वो पानी में बह गए हैं। और इतनी ऊपर से पहाड़ से और जो इतनी लाशों की तलाश इंतहाई कठिन मर रहा है और इसमें दिन भी लग सकते हैं कि जो वो तलाश है उसमें बड़े पैमाने पर तो तलाश की जा रही है मगर वो कठिन मसला है। वो पानी जिसे ले लेता है वो अपने साथ और भी लेकर आए हैं घर से। प्रोड्यूसर साहब आपसे जी नहीं है। राइट, प्रोड्यूसर साहब शफकत अयाज साहब को भी जो है वो अगर आप लाइन पे ले लें। साथ साथ सजाद साहब ज़रा ये आखिरी चीज़ ये मुझे बता दीजिए कि आपने अभी जो ये अभी जो बात हो रही है कि रिलीफ एक्टिविटीज़ का अभी तो रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन कितने यहाँ पर जो हैं वो स्कूल्स मुख्तस किए गए हैं और क्या लोग सारे जो हैं वो इन्हीं जो है स्कूल्स में आ रहे हैं जिस तरह आपने बताया, या और भी मुतबादल भी कोई जो है वो अरेंजमेंट्स हैं? ये पीर बाबा से ऊपर इलाके है, नीचे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कई जो लोग स्कूल लोग इदारों आपने
और लोगों ने माजरत आपकी ऑडियो में ऑब्वियसली बिकॉज किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पे आप ऑडियो का इशू आ रहा है, तो आपसे दोबारा हम राब्ता करेंगे। डॉक्टर शफकत अयाज साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। शफकत साहब, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किलात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहाँ पर आ रही हैं, अगर उस पर बताना चाहें? देखें, मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे 1112 पीडीए में और ये जो हमारे वहाँ के लोकल पुलिस हैं, इंतज़ामिया है, इवन के वहाँ की जो बाशिंदे हैं वो सारे लगे हुए हैं और लोगों को बहिफाजत जो है ना एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे वो सेफ हो। मुश्किलात इस तरह है कि ये चूंकि क्लाउड बस्ट इतना अचानक था और इतना खौफनाक था कि मसला ये है कि इतने लोग अभी भी, जो मेरा ख्याल है कि वो दरख्तों के नीचे, रेत के नीचे दबे हुए हैं। उनके लाशों को निकालने की जो है ना एक कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किलात बहुत है। क्योंकि देखें, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक नदी है या एक नाला है या एक नहर है जो आया हुआ है नीचे। पूरा पूरा पहाड़ जो है ना वो नीचे आया है, जिसमें गरे हैं, जिसमें लोग हैं, जिसमें पूरा एक आपको बल्क में चीजें आई हुई हैं। तो उसको हटाना बहुत मुश्किल है। कल आपने देखा कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश कर गया, दोबारा दूसरा लेकर गए, एफसी की तरफ से भी हेलीकॉप्टर गया। तो वो लोग जो छतों के ऊपर थे उनको तो निकाला गया, लेकिन जो लोग जिनकी डेड बॉडीज जमीन मतलब जमीन में फंसे हुए हैं या घर के जो पत्थर वगैरह ईंटें हैं उसकी नीचे आई हुई हैं, तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि हमारा लोकल इंतजामिया बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहा है। लोगों ने जो है ना वहां पे कैंपें लगा दी है, मेडिकल कैंप्स लगा दिए, चंदा कर रहे हैं, लोग जो है ना ऐलानात कर रहे हैं कि आप उधर चले जाएं। और अभी भी जो है ना आपको पता है कि 24 आवर्स इन्होंने अल्टीमेटम दिया हुआ है कि इसमें जो है फिर से बारिश हो सकती है और फिर से जो है ना क्लाउड बस्ट हो सकता है। तो यकीनन हालात बड़े दुश्वार है, बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत हो रही है और इंतजामिया जो है ना वो अपना काम कर ये रहे हैं। बताइए, ऑब्वियसली बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। क्या मुश्किलात जो आ रही हैं वो इक्विपमेंट की वजह से भी आ रही हैं या सिर्फ टेरेन की वजह से जो है वो आ रही हैं? ऑब्वियसली कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता कि जिन हालात में आप काम कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, बट आर यू फुली इक्विप्ड? नहीं, देखिए बात यह ना कि वहां पे सामान तो पहुंचा दिया गया है, जितना भी मतलब रेस्क्यू करने की चीजें हैं, इवन क्रेनें वहां पे काम कर रही है, वहां पे एम्बुलेंसेस काम कर रहे हैं, सारी चीजें वहां पे हैं, लोग लगे हुए हैं। मसला सिर्फ ये है कि अब ये तो नहीं हो सकता कि अब इस तरह जो है ना वो क्रेन से काम लेके अगर उसमें कोई डेड बॉडी है तो उसके जो है ना टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो वो तरीके के साथ उनको निकाला जा रहा है। और नो डाउट इतने लोग फंसे हुए हैं कि जो फिगर ये बता रहे हैं इसके डबल हो सकता है, क्योंकि कल आपने देखा कि 150 स्टूडेंट्स एक जगह पे जो है ना वो फंसे हुए थे और उनको बहिफाजत वहां से निकाला गया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो 150 डेटा तो आ गया, लेकिन वो लोग जो पानी के साथ बह गए, जो लोग रात को सो रहे थे, सुबह को सो रहे थे और नींद में जो है ना वो बहा कर लेकर गए, तो उन लोगों का जो है ना हमें बहुत फिक्र है कि वो उनको कहाँ पे ढूंढे। और वहां के जो लोकल हमारा एमपी है, हमारा मिनिस्टर भी है, उन्होंने भी लोगों के साथ मिलके यही वो कह रहे हैं बार बार, जो उनके साथ हम कांटेक्ट करें कि बहुत ज्यादा लोग जो है इस वक्त मिसिंग है। डेटा जो है ना वो हम नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं क्योंकि है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं है। पूरी पूरी देहात जो है ना वो पानी के साथ बह चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी जो बात की है बहुत एक मुश्किल मरला है जो आप ये कह रहे हैं कि अभी हम एक तो डैमेज असेसमेंट या लॉस ऑफ लाइफ असेसमेंट नहीं कर सके। ऑब्वियसली अभी 24 घंटे हुए हैं, इट्स टू सून, लिटिल मोर देन 24 आवर्स। लेकिन जो ये आप बात कर रहे हैं कि लोग मिसिंग हैं, ये एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है उन लोगों के लिए जो अपने प्यारों को तलाश कर रहे होते हैं। तो क्या कोई सूबाई हुकूमत ने कोई हेल्पलाइन या कोई मतलब इस तरह कोई जो आपका अपना कोई सेंटर है जो आपने कायम किया है जहाँ पे आके लोग कम से कम रिपोर्ट कर सकते हैं कि फलां जो है वो मिसिंग है, ताकि मिसिंग लिस्ट में उसको शामिल कर लिया जाए? कोई इस तरह का हेल्पलाइन है? बिल्कुल, पीडीए में और हमारा 1112 जो है वो 24/7 कल से लगे हुए हैं और वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट्स को इन्फॉर्म भी कर रहे हैं। इवन आपने देखा कि आज हमारा जो है पूरा एम्बुलेंस हमने अद्वियात से भर के हम लेकर गए बुनेर। हमारा हेल्थ मिनिस्टर वहां पे, अभी हमारा सीएम साहब वहां पे गए हैं, वो खुद जो है ना उन जगहों पे विजिट कर रहे हैं। तो हेल्पलाइन तो वहां पे है 1112 और पीडीए में खुद उन चीजों को खुद डील कर रहे हैं और लोग उनके पास खुद ही आ रहे हैं। इवन के जो हॉस्पिटल्स में जो आम लोग इकट्ठे हो गए थे
वहाँ के लोकल लोग जो उनकी हेल्प कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने लोगों को कहा कि यहाँ पे खड़े होने की बजाय आप जाएं और उन जगहों पे लोगों को तलाश करना शुरू कर दें जहाँ पे लोग मिसिंग हैं। अभी भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक औरत जो है ना उनके साथ उनके हाथ पे सोना लगा हुआ है। वहां के लोग इतने अच्छे हैं कि फिर भी वो सिर्फ वो हाथ दिखा रहे हैं कि ये सोना जो है इनके साथ आया हुआ है, हम ये सोना और ये पूरी मतलब ये लाश जो है हवाला करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ कोई कांटेक्ट कर ले। इतने तक जो है ना लोग कोऑपरेटिव है। तो कहने का मकसद ये है कि मेहनत हो रही है और सर्विस जो है ना दी भी जा रही है, और पीडीएम 1122 और पुलिस और लोकल इंतजामिया बहुत सिंसेरिटी के साथ जो है लगे हुए हैं और लोगों के साथ कांटेक्ट में हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो लोग बेघर हो चुके हैं उनके लिए अभी जिस तरह हमें सजाद भी बता रहे थे कि स्कूल्स का जो है वो इंतज़ाम किया गया है, बट अगर पर्टिकुलरली बताना चाहें फूड एंड शेल्टर के लिए उनके लिए क्या अरेंजमेंट्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स सारा कुछ तो ख़त्म हो गया है, और क्या स्कूल्स जितने हैं वो इनफ हैं या आपको दूसरे जगह पे जो है दूसरे शहरों में जो है वो मुंतकिल करना पड़ेगा? और बिलखसूस इसलिए भी जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि द नेक्स्ट 24 आवर्स आर वेरी क्रूशल, फिर से जो है ये एक फोरकास्ट है कि एक दफ़ा फिर से जो है वो एक बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है, तो उस पर ज़रा अगर बताएं। देखिए मैंने आपको कहा ना कि सीएम साहब खुद गए हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स को वो खुद जो है ना खुद देख रहे हैं, और सबको उन्होंने कहा हुआ है कि आपने सिंसियरिटी के साथ काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है। और ये जिस जगह पे ये क्लाउड बस्ट हुआ है, ये शांगला और बुनेर के बॉर्डर पे है, जहाँ पे पीर बाबा का अगर आपने नाम सुना हो, उस इलाके को इन्होंने बहुत तबाह कर दिया है। तो साथ में जो एडजेसेंट इलाके हैं वहां के लोगों ने खुद लोगों को कहा हुआ है कि जो लोग बचे हुए हैं वो हमारे पास आए। जिस तरह मैं जिनके साथ कांटेक्ट में था, ये जो पुलिस सॉरी ये बच्चों के 150 बच्चे जो थे स्कूल में, उनको बहिफाजत एक महफूज नहीं मुकाम पर डॉक्टर साहब, लेकर ये गए तो हैं। अपनी इसी तरह मदद वहां आप के जो तहत हो गया ना, मैं लोग हैं हुकूमत की सतह पे कह रही हूँ। आपने जो शेल्टर्स बनाए हैं, हुकूमत ने कहाँ शेल्टर्स बनाए हैं वो ज़रा उसके बारे में बता दीजिए। तो आप लोगों की बात कर रहे हैं ना, अपनी मदद आप तहत के चीज़ें हो रही हैं, हुकूमत की बात कर रही हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा कि सीएम साहब ने तमाम लोगों को कहा हुआ है स्कूल्स और कॉलेजेस में कि यहाँ पे आप खाना पहुंचाएं, यहाँ पे लोगों को लेकर आए। जो है ना 24/7 उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है हॉस्पिटल्स में, लोगों को पहले ट्रीट करना है, फिर उसके बाद जो ट्रीट होते हैं उनको एडजस्टमेंट कॉलेजेस और ये जो स्कूल्स है वहां पे लेके जा रहे हैं। लेकिन वहां पे लोकल लोग इतने मुहिब वतन है कि वो खुद चाह रहे हैं कि हम लोगों की हेल्प करें, मतलब सरकार को वो छोड़ ही नहीं रहे। लोगों ने खुद से जो है ना कैंपे लगाना शुरू कर दिए, कोई देगे लेके आ रहे हैं, कोई जो है ना पतीलों में खाना लेके आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हुकूमत तो लगा हुआ है, लेकिन साथ में लोकल इंतजामिया भी और लोकल लोग जो है वो खुद से जो है ना पेशनेट हैं, वो चीजें दे रहे हैं। और स्कूल और कॉलेज में उनको मतलब बंदोबस्त किया गया है कि वहां पे वो रहें। और साथ में ये जो पीडीएम है और 1122 है, उनकी गाड़ियों को खड़ा किया और तमाम खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियों को वहां पे पहुंचा दिया गया है कि अगर किसी बंदे की जरूरत हो, पेशावर पहुंचाना हो, इस्लामाबाद पहुंचाना हो, ताकि वो भी आसानी के साथ पहुंच जाए। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब कि अगर जो इस वक्त लोग आपको देख रहे हैं, जो ब्रॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुल्क में इस तरह के हैं जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ राशन, वेदर इट्स इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी फंडिंग, तो उनको बता दीजिए, उनको ज़रा डायरेक्ट कर दीजिए कि किस तरह जो है वो आप तक रिसाई, हुकूमत तक रिसाई जो है वो हो सकती है। अभी आपके साथ मैं जब ये इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, तकरीबन इंटरव्यू से पहले मुझे एक बंदे ने कॉल की और मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आया। तो वो मुझे कह रहा था कि बुनीर में हमें किसी बंदे का नंबर दे ताकि हम यहाँ से जो सामान भिजवा रहे हैं वो वहां पे आसानी के साथ पहुंच जाए। तो कहने का मकसद ये है कि बजाय ये कि आप किसी और बंदे को दें, पीडीएमए और 1122 ये दो इदारे ऐसे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल है। आप इनसे कल पूछ भी सकते हैं कि अगर इनके पास कोई बंदा जो है पैसे भिजवाता है या सामान भिजवाता है, मेरे ख्याल से उन लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है कि कौन से इलाके में, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कौन से हॉस्पिटल में लोग ज्यादा है, राशन की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है। वो सारा सब कुछ तो हमें पहुंचा दिया है। लेकिन अगर किसी चीज की कमी है और अगर कोई वॉलंटियरली देना चाहता है तो बेशक वो 1122 और पीडीएमए के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो मेरा नंबर है, मुझसे उन लोगों के नंबर आप ले सकते हैं या मैं आपको दे सकता हूं। आप अपने ट्रैकर पे उसको चलाएं कि ये जो दो बंदे हैं जो फोकल पर्सन है दोनों डिपार्टमेंट्स के, अगर आप उनके बताना साथ चाहें, कांटेक्ट कर ले और अगर आप इधर भी बता दें ताकि जो लोग सुन रहे हैं वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुनासिब समझें तो हमें भी यहाँ पे दे दें ताकि लोग जो आपको सुन रहे हैं उनके पास ये नंबर्स तक रिसाई हो।
वो नंबर मेरे पास है, लेकिन मैं अपने मोबाइल से आपके साथ कनेक्टेड हूँ, तो ठीक। वो थोड़ा सा अगर आप मुझे 2 मिनट में मैं आपको लिख के राइट। आपको दे चले वो दूँ तो आप कैसा दे रहेगा? दीजिएगा। आप दे दीजिएगा, लेकिन एक चीज़ मुझे बता दीजिए कि ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी होती है, जिसमें राशन है, टेंट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, मेडिसिन हैं। क्या आप फुली इक्विप्ड हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि शायद वहाँ तक इस वक्त जो है वो नहीं पहुँच पा रही, या वहाँ पे एक शॉर्टेज हो गई है? तो 1112 एनडीएमए प्रॉपर इक्विप्ड है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह फुल इक्विप्ड है, और 1112 और पीडीएम जो है उनके पास सब चीज़ों को पहुंचा दिया गया है। इवन दूसरे देश से भी लाके, पेशावर से लाके उनको दे दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे बात ये की जा रही थी, कल रात को मैंने कहा था कि एक हेलीकॉप्टर का काम नहीं है। अगर मैंने तब भी कल कहा था कि मरियम नवाज जो इतना बोलती है, उनको चाहिए कि कम से कम एक 2 हेलीकॉप्टर भिजवा दें, या जो है ना इस तरह कर ले कि वहां से टीम रवाना कर। लेकिन मैं ये कह दूं आपको कि वो वाला सिलसिला खत्म हो चुका है, क्योंकि लोगों को रेस्क्यू करना था, लोगों को छतों से उठा के लेकर आना था, फॉरेस्ट से उठा कर लेकर आना था। तो वो वाला सिलसिला खत्म हो चुका है। अब बात यह है कि जो लोग इंजर्ड थे उनको लेकर आए हैं हॉस्पिटल तक। अब ठीक है। डेड बॉडीज जो है उनको निकाला जा रहा है, चीजों की सफाई की जा रही है। लेकिन बात यह है कि मसला ये है कि इस तरह की वाकयात को जो है ना रोकथाम के लिए फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत को मिलकर जो है ना कुछ सोचना चाहिए। ये बिल्कुल। तो एक साने हाथा जो हर जगह पे होता है, किसी भी मुल्क में हो सकता है। और इससे पहले आपने देखा इस पे कि बिल्कुल हमें शंघाई और सियासत नहीं इटली, करनी चाइना चाहिए, में और ये बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बात भी हुई है। बट अगेन लेट्स नॉट गेट इनटू पॉलिटिक्स। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये उनमें से कुछ हैं कि विच शुड बी अबाउट पॉलिटिकल लाइंस। कमिंग बैक, एनडीएमए और पीडीएमए की आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी है इस वक्त? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बिलखसूस कल जो है वो दौरा भी किया, प्लस उन्होंने डायरेक्ट भी किया एनडीएमए को कि जो कोऑर्डिनेशन आपको दरकार है, या जो आपको फैसिलिटेशन पीडीएमए को दरकार है, वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो जरा बता दीजिए कोऑर्डिनेशन किस तरह है इस वक्त? जी बिल्कुल, उन्होंने कल एफसी की तरफ से एक हेलीकॉप्टर भी आया था। और दूसरी बात यह कि डीएमए ने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे जो है ना कांटेक्ट भी किया था, और वो कांटेक्ट में थे भी। लेकिन मैं दोबारा ही आपको कहूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो 2 डिपार्टमेंट्स है ये फुल इक्विप्ड है, और माशाल्लाह इनके पास गाड़ियाँ और जो स्टाफ है, लोग हैं, इक्विपमेंट्स है, वो सब कुछ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। तो इस तरह की कोई कमी नहीं है। हाँ, उन्होंने अपनी मतलब बात की हुई है, इजहार किया हुआ है कि हम हेल्प करना चाहते हैं। तो वो उन्होंने बात की। बाकी हमारे 2 महकमे जो है उनके साथ लगे और काम कर रहे हैं। चले मैं ज़रा हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट सजाद साहब उनकी तरफ जाती हूँ। सजाद, ये बताइए कि आपकी आज जब लोगों से बात हो रही थी तो उनका क्या कहना था कि उनकी जो जिस तरह अभी हुकूमत तो ये बात कर रही है, सूबाई हुकूमत कह रही है हम फुली इक्विप्ड हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस बारे में शिकायत उनकी तरफ से जो है वो आपको मौसूल हुई हैं? अगर आप बताएं तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, फिर हम आवाज़ भी उनकी पहुँचा सकते हैं डॉक्टर साहब तक। जी सजाद। क्योंकि एक ऐसे टेरेन में है जहाँ पर बार बार जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर प्रोड्यूसर साहब दोबारा सजाद से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करें तो उनसे जो है वो बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या ऐसी लोगों की जो इलाके के लोग हैं उनकी क्या शिकायत हैं, ताकि इट्स वेरी गुड फोरम। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब तक उनकी आवाज़ पहुँचाई जाए ताकि ये मसले जो हैं वो हल हो सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो इशू आता है बहुत बड़ा जब इस तरह का डिज़ास्टर कोई आता है तो पानी, साफ पीने का पानी जो है उसका बहुत इशू आता है। ये बताया गया कि सीएम जो सिंध है उन्होंने कहा कुछ फिल्ट्रेशन जो है, फिल्ट्रेशन का सिस्टम जो है वो अरेंज जो है वो कर रहे हैं। आप तक वो फिल्ट्रेशन की जो निज़ाम है या फिल्ट्रेशन की जो इक्विपमेंट है, क्या वो पहुंचा है, या अभी उस पर जो है वो कुछ टाइम है? उस पर ज़रा अगर बता दीजिए। उन्होंने बात की हुई है, लेकिन अभी जाहिर बात है उस पर टाइम लगेगा आने में। लेकिन बात मैं दोबारा ये करूं कि देखें, पानी का मसला इसलिए नहीं है कि जो ये हमारे 4-5 या ये नॉर्दर्न एरिया जो है, ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पे आपको पता है कि बारिश होती है और पानी निकल जाता है, पानी ठहरता नहीं है। तो ये जिस इलाके में ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां से पानी निकला है, लेकिन उसने जो नुकसानात करना था वो नुकसानात वो कर चुका है। अब बात यह है कि जो इसके साथ तकरीबन कोई 5-6 तहसील्स हैं जो माशाल्लाह से सेफ हैं, और वहाँ के लोग और वहाँ का इंतजामिया इस चीज को जो है ना वो कंट्रोल कर रहे हैं।
तो पानी का इस तरह का कोई मसला नहीं है। अब फिल्टर वो लेकर भी आएंगे तो फिल्टर्स लगाए जाएंगे, वो नेक्स्ट एक हफ्ते में या 2-3 दिन के बाद वो काम करेंगे। बेशक हम उनको वेलकम करते हैं और सराहते भी हैं कि उन्होंने इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की है, लेकिन बात ये है कि पानी का वहां पे कोई इस तरह का इशू नहीं है। मसला जो है वो ये है कि लोगों के घरों में पत्थर गए हैं, लोगों के घरों में रेत किया हुआ है, वो निकालना जो है इस वक्त बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त लोग उसकी भी डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों के जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, वो इस वक्त गायब हैं, वो जो है ना फंसे हुए हैं, वो शहीद हो चुके हैं, कि जख्मी। मुख्तलिफ हैं। ये बाद में इस मरहले पर बाद में जब आएंगे, जब अगला फेज जो होगा। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, आप एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहबा, अगर हम बात करें, हम अपने इस वक्त जिस रीजन में हम रहते हैं, तो हाउ वनरेबल आर वी, इस इलाके में हम रहते हैं, क्लाइमेट चेंज के जो ये असरात हैं, हम उनसे कितने ज़्यादा, हमारी वनरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है? अगर व्यूज़ को आप एक्सप्लेन कीजिए। जी देखिए, एज पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी। उसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा था कि साउथ एशिया दुनिया का इस वक्त टॉप पे वो खिता है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा अफेक्ट हो सकता है। हालांकि इस खिते की क्लाइमेट चेंज में कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज इसलिए ज्यादा है कि एक तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, दूसरा मसला कि इसकी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है, समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, और यहाँ पे तीसरा कि यहाँ पे गुर्बत बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है कि ये खिता इसलिए भी अफेक्ट हो सकता है। तो उसको हम देख रहे हैं कि हमारे, और एक और उन्होंने असेसमेंट की थी कि जो हमारा मूनसून का पैटर्न है जो कि बे ऑफ बंगाल से शुरू होता है, उसमें भी चेंजेस आएंगे और बारिशें शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी, गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, सर्दी कम अरसे के लिए होगी लेकिन शदीद होगी और ड्राई होगी। तो ये ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम पिछले कुछ सालों से मुसलसल देख रहे हैं। पाकिस्तान में 2010-11 के सैलाब एक आई ओपनर था कि हमें पता लगा कि वाकई में क्लाइमेट चेंज हमें अफेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद 2022 के सैलाब है, उसके बीच में 2015 की हीट वेव आई, 2022 में सैलाबों से पहले हीट वेव, और इस साल 2025 में हमने वो डिजास्टर इकट्ठे देखे जो कि पहले कुछ सालों के गैप से आते थे। यानी हीट वेव आया, ड्राउट आया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ और सैलाब शुरू हो गए। और सैलाबों में बारिशें आम नहीं, वो बल्कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी है जिसको साइंटिस्ट बहुत पहले से शोर मचा के हमें बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऑब्वियसली एक नेचुरल कैलेमिटी है, लेकिन इसके जो असरात हैं, जिस तरह जो चीज़ें हैं, जिस तरह इसके असरात होते हैं, उसमें जो इंसान है उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है? मैं अगर इशारा करूं, मतलब जिस तरह हमारे यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो नालों पे बन जाती हैं, फिर पानी अपना कहीं से रुख जो है वो निकालता है, अपना रास्ता निकालता है, और उसके बाद डैमेज बहुत ज़्यादा होती है। तो कितना मैन कंट्रीब्यूशन है, ह्यूमन कंट्रीब्यूशन इसमें कितनी है? देखिए, एक तो चीज है कि क्लाउड बर्स्ट, हीट वेव, ये सारा क्लाइमेट चेंज से ट्रिगर हो रहा है। फिर ग्लेशियर भी ट्रिगर हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको मिसाल इसकी ऐसे देती हूँ कि नॉर्थ में अभी जो पहाड़ों से सैलाबी रेला नीचे आ रहा है, उस रेले में पत्थर और इसके अलावा बर्फ भी शामिल है, और बर्फ के नीचे वाला गारा भी शामिल है, जो कि इस बात की निशानदेही करता है कि ऊपर पहाड़ों पे जो मिट्टी है, सॉइल है, वो लूज हो चुकी है क्योंकि वहां जंगलात बाकी नहीं है। तो ये मैन मेड फैक्टर है कि हमने पहाड़ों से जंगलात बिल्कुल काट दिए, हमारी फॉरेस्ट गवर्नेंस नाम की भी वहां एग्जिस्ट नहीं करती। हमने पहाड़ों की स्लोप से दरख्त हटा दिए, तो जो बैरियर होता है सैलाबी रेले को स्लो डाउन करने के लिए, वो वहां मौजूद नहीं है। दूसरी बात ये कि हमने दरिया की, नदियों की, नालों की गुजरगाहों पे कंस्ट्रक्शन कर दी। आप देखें, सवात में एक होटल 2022 में भी वो 10-11 में तबाह हुआ, 2022 में वो वहीं खड़ा था। अताबाद झील जो कि डिजास्टर से बनती है, हम वहां होटल बना देते हैं, हालांकि वहां सैलाबी रेले मजीद आते हैं, लेकिन होटल कहते हैं वी आर ओपन। सो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर तीसरी चीज, हमारी अडेप्टेशन प्लानिंग तहसील लेवल से मिसिंग है। अभी हमें मालूम है कि कौन से शहर, कौन से देहात इस वक्त हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहां क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा तबाही आ रही है। सिर्फ सैलाब की मैं बात नहीं कर रही, हीट वेव्स ले लें, बिजली का गिरना ले लें, ड्राउट ले लें, वाटर स्कार्सिटी ले लें, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनके एक्शन प्लान्स है ही नहीं। वेस्ट मैनेजमेंट को देख लें, कचरा सारा दरियाओं के अंदर जाता है। रेलों में सिर्फ आपको पत्थर नहीं मिलते, कचरा भी मिलता है क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट है ही नहीं। ये सारा ह्यूमन फैक्टर है जो आपकी पॉश सोसाइटीज तक भी पहुंचा, क्योंकि वो पॉश सोसाइटीज बनी है दरियाओं के ऊपर, और कोई ड्रेनेज प्लान हमने बनाया ही नहीं कि दरिया अंडरग्राउंड उसका रास्ता कोई निकाल दे, हमने वो भी नहीं किया। बिल्कुल, इफ यू अलाउ मी टू इंटरजेक्ट, मैं जरा डॉक्टर साहब की तरफ जाऊं। डॉक्टर साहब,
अभी आप भी ये कह रहे थे कि पत्थर और उसमें रेत और उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी डॉक्टर साहबा जिस तरह ये बता रही थी कि जो बैरियर्स थे, जो फॉरेस्ट बैरियर्स थे, हमने काट दिए जंगलात, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ऑफ कोर्स, बिकॉज इस वक्त अगर देखा जाए तो इन द आई ऑफ द स्टॉर्म आप ही नज़र आ रहे हैं, आपका सूबा नज़र आ रहा है। इस पर क्या इकदाम आप ले रहे हैं? देखिए बात यह ना कि नो डाउट ये जो पत्थर और रेत और ये सारा सब कुछ आया है क्लाउड बर्स्ट के साथ, तो इसके सामने तो घर और पहाड़ नहीं ठहर सकते। तो ये पत्थर और ये दरख्त क्या चीज है। बात यह है कि ये होता क्यों है, और अगर ये होता है, ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं और हर जगह पे होते हैं, लेकिन कुछ मुल्क होते हैं कि जो उसके लिए इंटरनेशनल पॉलिसी पे चलते हैं। जिस तरह ये शंघाई में भी आपने देखा कि इस तरह के हालात थे, ग्लोबल वार्मिंग थी वहां पे, बहुत सारे किस तरह मसाइल थे और उन्होंने हवाई सफाई कर दी। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस तरह कता किसी ने कलामी की सोचा माफ़ी नहीं चाहूँगी। है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, किसी ने सोचा नहीं है। लेकिन अभी जैसे जो अभी एग्जाम्पल उन्होंने दिया भी, और हमने वो दिल दहला देने वाले मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन्स पे सब ने देखे, अपने मोबाइल स्क्रीन्स पे देखे, जो सवात का वो इंसिडेंट बता रही हैं, जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की। अगेन ये इसमें एक कंट्रीब्यूशन जो है वो मैन मेड एक डिज़ास्टर था, जिसको जो है वो उससे बचा जा सकता था, बट बिकॉज ये रोक टोक इनकी कुछ नहीं होती। एंड ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, अभी जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पे भी इसी तरह अनअबेटेड जो है कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इससे तो हम नजरें नहीं चुरा सकते ना डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि देखें हमें ना आवाम को भी इस चीज पे अवेयर करना चाहिए कि देखें एक जिस पानी जो है ना वो अपना रास्ता निकालेगा। बेशक आप उनके सामने पत्थर रखे या पूरी पहाड़ रखे, वो रास्ता अपना निकालेगा। अब बदकिस्मती से हमारे लोग, आपको पता है कि कालाम में एक होटल 3 दफा गिर गया, फिर भी उसी जगह पे वो बन रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि वो बंदा वो कह रहा है ये मेरे बाप या दादा इसमें की ना जमीन है, एली मैं है, इस पे अपना। बदकिस्मती है ना एली है, बिकॉज इसमें मैलिफाइड जी इंटेंट, जी ऑफ कोर्स इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इससे मुस्तफीद हो रहा होगा ना। नहीं बात नहीं नहीं देखें, बात यह है, आपकी बात अपनी जगह पे नहीं, और मैं ऐसा बंदा हूं कि मैं इन चीजों की सख्त खिलाफ हूँ। बात यह है कि वो जगह जो है वो उस बंदी की अपनी जगह है, लेकिन वो आ रही, वो कह रहा है कि ये मेरे परदादे की जमीन है, मैंने इस पे, मेरे परदादे ने होटल बनाया था, गिर गया, फिर उसने बनाया, फिर उसका बेटा सर अगर बना रहा उसके है। कहने का परदादे ने, मकसद ये अगर है। उसके, ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है कि आप ये बेसिकली लोगों को जो है वो एक तरह से फैसिलिटेट करें कि जी उसके परदादे ने बनाया था, हम उनको जो है वो इसमें से बचा नहीं सकते। एज सूबाई गवर्नमेंट चलें, आप और कुछ नहीं कर सकते, वैसे तो मैं मानने से कासिर हूँ कि आप कंस्ट्रक्शन वहाँ पे रोक कैसे नहीं सकते, आपके पास ये अथॉरिटी है। अगर आप वो भी नहीं रोक सकते, आप कम से कम वहाँ पे अपनी फोर्स खड़ी कर दें कि इस होटल में कोई जाएगा नहीं, जब उसको बिजनेस नहीं मिलेगा खुद ही उसको बंद कर देगा। इससे तो हम आपने नहीं कह देखा सकते ना, ना कि सिर्फ लोगों का कसूर है इसमें। मैं आपने रिसेंटली देखा कि ये जो अभी हुआ था सवात में, ये जो सैलाब बहुत ज्यादा आ गए थे, तो आपने देखा भी कि हमारे हुकूमत ने ही वहाँ के जो है ना जितनी भी होटल इलीगली बन गए थे, तो उनको गिराया गया। लेकिन जाने उसने गवा दी, उसके बाद हम जागे ना, उससे पहले तो कोई नहीं जागा। नहीं नहीं देखिए बात ये आप अगर ये कह रही है ना, तो ये कयामत तक जो है ना ये लोग मरते रहेंगे और इस तरह की पॉलिसीज बनती रहेगी, और हम, लेकिन सर आप हुकूमत का काम ये होता है बड़ी कि माजरत के उसको साथ ठीक किया आपको जा इसीलिए सके। ऐवानों में तो पहुंचाते हैं कि आपने हमारे उसको इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने। आप वहां पे एक अपनी इन्वायरमेंटल पुलिस जो है वो खड़ी करें, कहें जी इधर इस होटल में कोई नहीं जाएगा, हम इजाजत नहीं देंगे। जब आप इजाजत नहीं देंगे जी तो नहीं, वैसे अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ हमारी रेपुटेशन, वैसे हमारी तो वो इमारत खड़ी हमारी नहीं हो सकती वहां पे लोकल टूरिज्म अथॉरिटीज के बगैर, बट ये किया जा टूरिज्म सकता भी है। है हमारी, और हमारे जो है लोकल पुलिस जो है ना वो भी लोगों को बताते हैं। और अभी जो है ये जो आपको आपको पता है कि मदियन का जो रोड था वो बिल्कुल दरिया के साथ था, और हमने उसको तकरीबन कोई 7 फीट जो है ना उसको ऊपर हम लेकर आए हैं, और उसमें तमाम होटलों के जो ग्राउंड फ्लोर थे वो अब बेसमेंट बन चुके हैं। तो इससे और आप क्या कर सकते हैं उनके खिलाफ कि आप उनके एक एक फ्लोर को जो है ना खत्म कर दे। चलिए डॉक्टर कहने साहब, का मैं मकसद ये है कि मैं मैं हुकूमत दोबारा एक अपने एक बात टाइम। वही बात दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, बिकॉज एक मौका इस तरह का है कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट देयर इज अ लॉट दैट द गवर्नमेंट कैन डू। डॉक्टर साहिबा की तरफ दोबारा चलती हूँ, फिर सजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर साहिबा, अभी जो बात हो रही है कि ऑब्वियसली नेचुरल कैलामिटीज तो हैं, लेकिन एज इंडिविजुअल्स आपको इस जो लोग देख रहे हैं, मैं आप हम सब इंडिविजुअल बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? जी देखिए, मुझे तो ये बातें सुन के लग रहा है कि हमारी हुकूमत इतनी बेबस है लीड कैप्चर के आगे कि हम क्लाइमेट एक्शन कर ही नहीं सकते।
आई एम सॉरी टू से बट एज एन इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि हम बहुत बेबस हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि अभी गिलगित बल्तिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया है जो मुझे बड़ा पसंद आया, कि उन्होंने फौरी तौर पे नो बिल्ड जोन्स का वो ऑर्डर इशू किया है कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, इसके अलावा कहाँ कहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते। यानी नेचर को इंटैक्ट करने के लिए फौरी तौर पे, हालांकि देर आए दुरुस्त आए, वी शुड अप्रिशिएट जहाँ पे लोग ऐसे स्टेप्स लेना शुरू हो गए हैं। तो इसमें क्या मुश्किल है कि आप पूरे केपी में ये स्टेप्स लेना शुरू कर दें। बात सिर्फ एक होटल की नहीं हो रही, मैंने आपको अत्ताबाद झील की भी मिसाल दी है, मैं आपको उन जगहों की भी मिसालें देती हूँ इस वक्त जहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है। सो एज एन इंडिविजुअल, चले गवर्नमेंट तो एलीट कैप्चर में फंसी हुई है, नहीं हो सकता, तो एज एन इंडिविजुअल हमें जरूरत इस वक्त इस चीज की है कि हम लोग अपने तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट, जहां हाउसिंग सोसाइटीज में इन्वेस्ट करना बंद करें जो दरियाओं के ऊपर बनी हुई है, और इन्वेस्टमेंट से पहले देखें कि क्या उस हाउसिंग सोसाइटी की इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट सेक्शन 12 पाकिस्तान एनवायरमेंटल एक्ट के तहत हुई भी है, क्या दरिया की गुजरगाह पे वो हाउसिंग सोसाइटी अगर बनी हुई है तो उसका ड्रेनेज प्लान किधर है। वो ड्रेनेज प्लान एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए जरूरी है कि मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे पता हो उस हाउसिंग सोसाइटी का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, जो मेंटेनेंस चार्जेस मैंने पे करने हैं, क्या वो चार्जेस वो वेस्ट कहीं दरिया के अंदर तो नहीं फेंक रहे, क्या उसको प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा मुझे ये देखना है कि अब एक चीज हमारे सामने वाज़ेह हो चुकी कि हमारी डेवलपमेंट जो है कंडीशनल टू क्लाइमेट एक्शन है। अगर हम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, क्लाइमेट चेंज ने तबाह कर देना है ये सब, तो क्या मेरी डेवलपमेंट मेरे मुल्क में मुझे वहां पे सपोर्ट करना चाहिए जहां डेवलपमेंट अलाइंड है विद क्लाइमेट एक्शन, वहां मुझे सपोर्ट नहीं करना जहां डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज की कॉस्ट पर हो रही है। ये चीजें एज एन इंडिविजुअल जरूरी है। हमें अपने घरों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो एक पाइप लगता है आपकी छत पे, वहां जमा करें, उस पानी को यूटिलाइज करें, उसको रीयूज करें। हमें ये चीजें देखनी है एज एन इंडिविजुअल, हमें मैस अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एक किसान से बात करें, हमारे मुल्क में शदीद गर्मी पड़ती है, आपकी पूरी वीट की, मैंगो की एक्सपोर्ट इफेक्ट हो जाती है, तो वो किधर जाए, उसके लिए इंश्योरेंस स्कीमें किधर है, इंश्योरेंस प्लान्स किधर है, प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करें। ये सब पैकेज है जो हमें करना है, एक इंटरवेंशन इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और जो अभी आपने जिस तरफ जो है निशानदेही की है, स्पेशली जब आप घर लेने जाते हैं या प्लॉट लेने जाते हैं, जो कि आप इतने करोड़ों लाखों देकर जो है ये चीज़ें लेते हैं, तो कम से कम आपका ये राइट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है बाय लॉ भी जो ये सोसाइटीज़ हैं, दे शुड बी मैंडेटेड कि जी वो दिखाएं, सब चीज़ें ये दिखाएं कि जी हमने ये सारी चीज़ें, ये ऑल दीज बॉक्सेस हैव बीन टिक्ड। सजाद की तरफ जाएंगे। सजाद साहब, ये बताइए कि आपके लोगों से बात हुई, डॉक्टर साहब इस वक्त कह रहे हैं कि कोई जो है वो शिकायत नहीं है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। आपकी जो लोगों से बात हुई है, लोग उस पर क्या कह रहे हैं? क्या कोई इस तरह से हैं जो इस वक्त वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सूबाई गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करे? कोई आपसे जो बात हुई उसमें वो क्या कहना है उनका? लोगों तो जिस तरह मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि लोग मुतमईन है, इस तरह लोग मुतमईन तो नहीं है। जिस तरह वो कह रहे हैं जिस तरह इंतजाम होने चाहिए उस तरह इंतजाम फिलहाल वो तरह इंतजाम तो नहीं हुए। बहरहाल जो रिस्क का मरहला है वो तकरीबन ठीक चल रहा था, क्योंकि सैलाबी रेला इंतहाई यानी चंद सेकंड वो मुकम्मल को कहना था, चंद मिनटों में इतना बड़ा सैलाबी रेला आया है कि उसको तो या कोई हुकूमत या इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर सकता था, न उसमें कुछ कर सकता था। मगर अभी जो पानी तो तकरीबन खत्म हो गया है, उस इलाके में पानी तो नहीं था मगर तबाही और बर्बादी हर तरफ थी। तो मैंने तो क्या आपको आवाज आ रही है? सजाद, क्या आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज तो मुझे क्लियर। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा सजाद ये बताइए कि जो आप कह रहे हैं कि लोग मुतमईन नहीं हैं, डॉक्टर साहब का यहाँ होना और आपका यहाँ होने से फ़ायदा उठाते हुए ये बताइए कि किस चीज़ से मुतमईन नहीं है, ताकि उनकी आवाज़ डॉक्टर साहब तक पहुँचा सकें। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि लोग वहाँ पे मुतमईन हैं जिस तरह इस वक्त रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं। नहीं, लोगों का यही कहना है कि हुकूमत ने मुतबादिल जो लोग मुतासिर हुए हैं, लोगों के घर के सामान था बिल्कुल खत्म हो गया है, खाने पीने का सामान उनके पास नहीं है, उनके पास बिस्तर ही नहीं है, तो वो चीज़ें फिलहाल उस पैमाने पर नहीं पहुंचाई गई है, न उस बड़े पैमाने पर कोई टेंट वगैरह या इस तरह के बड़े इंतजाम किए गए हैं। मगर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पूरे पाकिस्तानी वो हर मुश्किल में फिर इकट्ठे हो जाते हैं और सब कुछ फिर वो अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर लेते हैं। तो मैंने देखा है कि डॉक्टर साहब इससे तो ये लग रहा है कि जिस तरह जो इलाके के लोग हैं वो अपनी मदद आप तहत जो है वो काम कर रहे हैं,
یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ریسکیو کے جو ریلیف آپریشنز ہیں یا ریسکیو آپریشنز جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ اعلانیہ علاقہ پہ جو ہے وہ چھوڑ دیے گئے ہیں. حکومت سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے جو انتظامات کیے گئے ہیں. کھانے پینے کا میں نے اسپیسیفکلی اسی لیے آپ سے پوچھا تھا. دیکھیں یہ کہنا غلط ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو پی ڈی ایم ہے اور 1122 اور جو ہمارا لوکل انتظامیہ ایون پولیس، وہ لوگ جو وہاں کے باشندے نہیں ہیں لیکن وہاں پہ جاب کر رہے ہیں، میرے خیال سے ان کی جو ہے نا میرے خیال سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے. لوگ میں نے خود دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو علاقہ مکین ہے وہ خود وہاں پہ کھانے لے کے پہنچ رہے ہیں، خود ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ حکومت اس طرح نہیں کر رہی نا. اور اگر ایک شکایت آ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ نہیں جی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کسی کی دل آزاری ہوگی، وہ بیچارے لوگ جو اس وقت بیار و مددگار بیٹھے ہیں اگر آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں تو آپ کو تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں نے شروع میں ایک بات کی، دیکھیں کہ میں نے کہا کہ انتظامیہ اور لوکل لوگ، میں نے یہ بات شروع میں کی کہ وہ دونوں مل کے جو ہے نا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں اور راشن بھی دے رہے ہیں اور ہیلپ آؤٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ صرف لوکل لوگ کر رہے ہیں اور انتظامیہ جو ہے وہ خاموش بیٹھا ہو، یہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں نے محنت کی ہے اور محنت کے ساتھ ساتھ اپنی جان تک گنوانے کے لیے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں. کہ وہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا دریا پار کر رہے ہیں بغیر کسی کشتی کے، وہ مطلب سوئمنگ کر کے جو ہے اس پار جا رہے ہیں. تو اس بارے میں اگر آپ یہ ان کو کہیں کہ وہ جو ہے اکوپمنٹ نہیں دیا گیا نا، یہ بغیر کشتی کے، اس میں ہمیں میرا خیال ہے خوش ہونے کی، ٹھیک ہے ان کے جذبے کو سلام سلوٹ، لیکن بغیر کشتی کے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کو اکوپمنٹ نہیں مہیا کیا جا رہا، کیوں جا رہے ہیں وہ؟ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کشتی جو ہے نا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کڑے ہوئے پانی میں زیادہ بآسانی جو ہے نا وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ پہاڑ سے پانی آ رہا ہوتا ہے، تو پہاڑ سے پانی کا آنا، میرے خیال ہے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے. لیکن آئی تھنک جو اس وقت ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے فائنل ان کا جو ہے لیتے ہیں، ورڈ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ جو یہ اس وقت صوبائی حکومت اس وقت جہاں کی بھی اس وقت ہم بات کریں، چاہے جی بی کی بات کریں یا اس وقت کے پی کی بات کریں، جب پانی سر سے گزر جاتا ہے اس کے بعد یہ جاگتے ہیں. اس وقت جو ٹورزم کے نام پر جس طرح جو ہے وہ آپ اگر بات کریں کہ ان چیکڈ جس طرح جو گروتھ ہو رہی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے؟ تاکہ کیونکہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ جاتے جا رہے ہیں اور نہ صوبائی حکومتیں ان کو روک رہی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ منع کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کیا حکومتیں کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے نا تو یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ کلائمیٹ ایمرجنسی کی سچویشن ہے، پورے ملک میں کلائمیٹ ایمرجنسی کا نفاذ ہو جانا چاہیے تاکہ ساؤتھ میں بھی پتا ہو لوگوں کو، مڈل میں بھی پتا ہو کہ ہم ناردرن ایریاز میں نہیں ٹریول کر سکتے اس وقت کیونکہ کلائمیٹ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. تو یہ تو پوری اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اگر آپ کی صوبائی حکومتیں کیپیسٹیز نہیں ہے ان کے پاس وہ روک سکیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کی فیڈرل لیول پہ اس طرح انشور کر لینا چاہیے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ منع کریں اور اسٹرکٹلی اس پہ انفورس کریں، یہاں سے آگے نہ جانے دیں. پہلی بات. دوسری چیز یہ کہ ایکو ٹورزم، ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ٹورسٹ اٹریکٹ کس لیے ہوتا ہے نارتھ میں؟ نیچر کی وجہ سے. جب نیچر ہی نہیں ہم چھوڑیں گے اور انفراسٹرکچر، ابھی آپ گلیات میں جائیں وہاں پہ ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، وہاں درخت کٹ گئے ہیں، ہر پہاڑ کے ایک چوٹی پہ جو ہے وہ ہوٹل ریسٹورینٹ سب بنا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. فارم ہاؤسز بن رہے ہیں، گیسٹ ہاؤسز بن رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا، کوئی نہیں چیک کر رہا کہ آپ پہاڑ کاٹ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں. یہ ڈیزاسٹر ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. کلائمیٹ چینج تو اپنی جگہ ہے لیکن ایک ڈیزاسٹر ہے جو ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. ایکو ٹورزم کی ایک پراپر پالیسی اسٹریٹجی، پالیسی کا میں نام نہیں لوں گی کیونکہ پالیسیز اتنی ہیں اور انفورسمنٹ ہوتی نہیں، اسٹریٹجی بنانی چاہیے نارتھ کے لیے جس میں آپ کو پتا ہو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نو بلڈ زونز میں نہیں ہو سکتی. انفراسٹرکچر ایکو فرینڈلی کلائمیٹ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر کون سا ہو سکتا ہے، اور کمیونٹیز کو شامل کریں، لوکل وزڈم شامل کریں. وہاں کے لوگوں کو پتا ہے، جیسے یہ ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہیلپ کرتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کو پتا ہے جب تک ان کو شامل نہیں کریں گے پالیسی پلاننگ میں تب تک اس کسی بھی اسٹریٹجی، کسی بھی پالیسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمیں ایز اے نیشن اسٹریٹجی امپلیمنٹ کرنی ہے، انفورس کرنی. دیکھیں میری بات سنیں، خیبر پختونخوا میں ہر ڈسٹرکٹ کی ولنریبلٹی الگ ہے. چارسدہ کی الگ ہے، وہاں فلڈز کا مسئلہ ہے. کرک میں ڈراؤٹس کا مسئلہ ہے، واٹر ٹیبل ڈکلائن کر گیا. کوسٹل ایریاز میں سندھ میں آپ کی ولنریبلٹی الگ ہے. تو پورا ایک ایکشن پلان پورے ملک
मुल्क के लिए काबिल नाकाफी है। हमें हर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाने की जरूरत है और इस पे सूबों को एक्टिव होना है। जो बजट एलोकेशन होती है वो बजट किधर लगता है, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे पास। जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी हम इसी तरह से रोते रहेंगे, आपस में बैठ के बात करते रहेंगे, सैलाब आ गए, डिजास्टर हो गए और ब्लेम गेम जारी रहेगी। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू एट दिस पॉइंट। On that note, we'll end today's program. जो डॉक्टर साहिबा कह रही हैं, I'll end on that note के अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम देखते हैं कि हर दफ़ा इस तरह का कोई डिज़ास्टर होता है जिसमें बहुत सारी जानें जो हैं वो चली जाती हैं और उसके बाद कमेटियाँ भी बन जाती हैं, उसके बाद सूबाई हुकूमतें एक्शन में भी आती हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? सिफर। और कुछ साल बाद एक रिपीट टेलीकास्ट हमें देखने को मिलती है। सो अकाउंटेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर। ऑन दैट नोट आई क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।